प्यारे बच्चों, वेलकम टू आर के क्लासेस मथुरा अगेन। आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है सभी का। बेटा ये आपकी क्लास 11th का चैप्टर सेकंड है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, उसकी 7वां लेसन यानी कि 7वीं वीडियो होने वाली है। तो कल तक हमने क्या पढ़ा था? हाँ, 6वीं वीडियो होने वाली है। तो कल तक हमने क्या पढ़ा था? हमने थॉमसन का मॉडल पढ़ लिया और कल हमने डिस्कस किया था रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल, जिसमें उसने क्या किया था? अल्फा पार्टिकल का प्रैक्टिकल करके दिखाया था। तो अब इसमें एक टॉपिक आपको समझना है, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, यानी कि रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां। इसकी कोई कमी रह गई थी? क्या कमी रह गई थी? देखो, या तो सीमाएं कहेगा या कमियां कहेगा। ड्रॉबैक या लिमिटेशन बात एक ही है। तो एक बात मैं आपसे पूछता हूं, मान लो आप लोग दौड़ रहे हो, तो दौड़ते दौड़ते आपकी एनर्जी कम होगी, तो आपको रुकना पड़ेगा, नहीं रुकना पड़ेगा? तो इसी तरह की एक थ्योरी आई थी जो दी थी मैक्सवेल ने। किसने? मैक्सवेल ने। एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मोशन करता है यानी कि गति करता है, तो उस दौरान उसकी एनर्जी कम होती है, यानी कि वो क्या करता है? एनर्जी लूज करता है, और एनर्जी लूज करता है। ठीक है, तो अगर ऐसी बात सही है, मतलब मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो जब कोई चार्ज पार्टिकल घूमता है तो एनर्जी कम होती है, तो इस इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी कम होनी चाहिए। और अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हुई तो एक बार को ये रुक जाएगा, और रुक जाएगा तो इसको ये कहाँ जाएगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन है, वो इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेंगे और न्यूक्लियस में ही जाकर के ये मिल जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऐसा होता तो है ही नहीं, ये नहीं होता, तो इसकी कमी है। इसे बताना चाहिए था, एनर्जी का कॉन्सेप्ट देना चाहिए था। जब इसने ये बताया है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो इसे ये भी बताना चाहिए क्यों घूमते हैं, कितनी एनर्जी होती है, एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब इसने नहीं बताया। ठीक है, तो यही बात हमको लिखनी है। क्या लिखनी है? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी, मैक्सवेल्स थ्योरी, ए चार्ज पार्टिकल अंडर एक्सीलरेशन should emit radiations, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं लूज एनर्जी, एंड फाइनली should sink into nucleus, ठीक है, by electron, but it does not happen, ठीक है। This was not explained by रदरफोर्ड, यानी कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, मैक्सवेल की थ्योरी के अनुसार अ चार्ज पार्टिकल अंडर एक्सेलरेशन शुड एमिट रेडिएशंस, यानी कि एनर्जी लूज करनी चाहिए। ठीक है, एंड फाइनली शुड सिंक इनटू न्यूक्लियस बाय इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में फाइनली इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना चाहिए? एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। तो रदरफोर्ड ने इस बारे में कोई चर्चा नहीं की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ लिखा? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे? मैक्सवेल की
मैक्सवेल की थ्योरी को क्या कहते हैं? सिद्धांत। मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार, मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार, मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार कोई त्वरित आवेशित कण ऊर्जा उत्सर्जित करता है, ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा कम करके अंततः केंद्रक में गिर जाना चाहिए, केंद्रक में गिर जाना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता, ऐसा होता नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन केंद्रक में नहीं गिरता, परंतु ऐसा नहीं होता है। यह बात रदरफोर्ड ने नहीं बताई, रदरफोर्ड ने नहीं बताई। तो बतानी चाहिए ये सारी बातें कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एनर्जी कम होती है कि नहीं होती है ना, कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहिए, ये इसने नहीं बताई। रदरफोर्ड ने, ये इसकी कमी हो जाती है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, अब आप क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या भी कहते हैं ना, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, जेड से। और एटॉमिक मास नंबर यानी कि परमाणु भार संख्या, इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये है क्या समझो। एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक क्या है? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी एटम, प्रेजेंट इन एनी एटम, यानी कि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं बेटा? परमाणु क्रमांक कहते हैं या परमाणु संख्या कहते हैं। बहुत सरल है, परमाणु संख्या कहते हैं, बहुत सरल है। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे इसके, है ना, इसके उदाहरण लिखते हैं। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, तो Z बराबर 1। हीलियम दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन, तो Z बराबर 2। सोडियम Na, Z बराबर 11। सोडियम में कितने होते हैं? 11 होता है ना एटॉमिक नंबर, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। इसी तरह से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8। नाइट्रोजन में कितने होते हैं नाइट्रोजन में? 7। कार्बन में कितने होते हैं? 6। तो ये इनके एटॉमिक नंबर होते हैं। ठीक है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है ये। इसके बाद एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी एटम, प्रेजेंट इन एनी एटम। इसका मतलब क्या है? किसी परमाणु में
उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या के योग को परमाणु भार संख्या कहते हैं। परमाणु भार संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे ये जो हमने लिखे हैं, इनमें हम एक ही वैल्यू लिखें अगर, तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, 0 न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने होते हैं? 1, और न्यूट्रॉन 0, तो एक की वैल्यू 1 हो गई। हीलियम में 2 होते हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 4 हो गई। सोडियम में क्या होता है? 11 प्रोटॉन होते हैं, 12 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 23 हो गई। समझ में आया? ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं, कितना हो गया? 16। अगर बात करें नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, 14 हो गया। कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, 12 हो गया। समझ में आया? कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन, वो एटॉमिक नंबर, कितने प्रोटॉन प्लस कितने न्यूट्रॉन, वो क्या है? एटॉमिक मास नंबर। ए से दिखाते हैं, जेड से दिखाते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम यानी कि परमाणु का निरूपण। परमाणु का निरूपण, किसी भी परमाणु को आप कैसे दिखाएंगे, ये पॉइंटर समझना है। जैसे कोई भी परमाणु है, मान लो X है परमाणु, हमें नहीं पता क्या है, X है, ऐसे इसके नीचे Z लिखेंगे, क्या लिखेंगे? Z, और ऊपर लिखेंगे A। समझ में आया? कोई परमाणु है X मान लो, उसका Z नीचे A ऊपर। तो जैसे हम एग्जाम्पल लिखें, कार्बन का लिखें, चलिए कार्बन है, परमाणु का Z, कार्बन का Z कितना होता है? 6, और A कितना होता है? 12। मतलब एटॉमिक मास ऊपर और एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं। समझ में आया? और एग्जांपल जैसे सोडियम है 11 23, ठीक है। ऑक्सीजन है 8 16, इस तरह से दिखाते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ठीक है। चलिए इसको यहां तक नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, अब हम क्या पढ़ेंगे? आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स पढ़ेंगे। ये सारी चीजें आप 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब है सिलेबस में तो एक बार और रिवाइज हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, नहीं? तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? द एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, but Manish, do not talk, but different mass number, but difference mass number are called isotopes, यानी कि जिन परमाणुओं में परमाणु संख्या समान एवं द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें समस्थानिक कहते हैं। ये बात हो गई। समस्थानिक क्या होते हैं? जिनमें परमाणु संख्या समान होती है, मतलब Z सेम रहता है, Z क्या रहता है? समान, और के A क्या रहता है? डिफरेंट। A क्या रहता है? असमान, मतलब अलग अलग रहता है A।
तो उसको कहते हैं हम समस्थानिक। जैसे एग्जांपल लिखें इसके, जैसे ये है 1H1, 1H2, 1H3। तो देखो Z की वैल्यू सेम है सब में, 1 1 1, और ये A की वैल्यू अलग अलग है। ये तीनों क्या हैं? ये हैं हाइड्रोजन के H के समस्थानिक, H के समस्थानिक, मतलब आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के हैं, इनका नाम भी है अलग अलग, पता है? इसका नाम है प्रोटियम। क्या नाम है इसका? प्रोटियम। इसका नाम क्या है? प्रोटियम नाम है इसका, प्रोटियम। इसका नाम है ड्यूटीरियम। क्या नाम है इसका? ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम। और इसका नाम है ट्राइटियम। क्या नाम है? ट्राइटियम, ट्राइटियम। ये इसका नाम है ट्राइटियम। ठीक है, आइसोटोप समझ में आया? जेड की वैल्यू सेम, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास अलग, मास नंबर अलग अलग, है ना। इसके बाद क्या रखेंगे? आइसोबर। इसका जस्ट उल्टा, इसमें जेड सेम रहता है, इसमें जेड सेम नहीं रहता है, ए सेम रहता है ना। क्या लिखेंगे? दे हैव सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, अर्थात इनका द्रव्यमान संख्या या इनकी द्रव्यमान संख्या समान एवं परमाणु संख्या अलग अलग होती है, एवं परमाणु संख्या अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, मतलब उसी का उल्टा। अगर इसे शॉर्ट में लिखना चाहें तो क्या? जेड बराबर डिफरेंट, यानी कि असमान। जेड कैसा होता है? असमान होता है। और ए कैसा होता है? सेम। ए कैसा होता है? समान। ए समान, जेड असमान। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल इसके उदाहरण लिखते हैं हम। ठीक है, जैसे आर्गन होता है एक एलिमेंट। क्या होता है? आर्गन। इसका एटॉमिक नंबर 18 है, और कैल्शियम, इसका भी एटॉमिक नंबर 18 है, इसका एटॉमिक मास 40 और इसका भी 40। तो देखो एटॉमिक नंबर इसका 18 है, इसका 20 है ना। कैल्शियम का 20 और आर्गन का 18। इसका मास 40, इसका भी मास 40। तो एक एग्जांपल हो गया, सेम एटॉमिक मास है, डिफरेंट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है। और एक एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल है कार्बन सॉरी, देखो कार्बन है, तो कार्बन के भी आइसोटोप पाए जाते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 है, लेकिन कार्बन का 12 में पाया जाता है आइसोटोप में, और 14 आइसोटोप भी पाया जाता है कार्बन का। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, लेकिन इसका एटॉमिक मास, नाइट्रोजन जो नॉर्मल होता है उसमें 14 होता है, लेकिन 15 वाला भी पाया जाता है। ये वाले जो आइसोटोप होते हैं वो इसमें से कुछ ज्यादा पाए जाते हैं, कुछ कम। तो जैसे कार्बन का ये वाला पाया जाता है ज्यादा, ये कम पाया जाता है, लेकिन है तो सही आइसोटोप। इसी तरह से तो ये आइसोटोप्स हो गए और ये आइसोबार हो गए। बात समझ में आई? ठीक है, आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए।